डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 12th क्लास का बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स के अंतर्गत यूनिट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए आज के पढ़ाई की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विसंकरण क्या है, वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेंडल द्वारा बताए गए डाई हाइब्रिड क्रॉस की विवेचना करें। मेंडल के दिमाग में यह प्रश्न उठा कि क्या विभिन्न लक्षण वंशागति के दौरान उसी प्रकार से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं जैसे कि एक ही लक्षण के दो रूप एक संकर संकरण में करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयोग उसी प्रकार से दोहराए जैसे कि एक संकर संकरण में किए थे, परंतु अंतर सिर्फ इतना था कि अब एक लक्षण के बजाय उन्होंने दो लक्षण लिए थे। सबसे पहले उन्होंने मटर की ऐसी किस्मों का विकास किया जो दो लक्षणों में तद्रूप प्रजननी अर्थात शुद्ध वंशक्रमी थी। इसके बाद उन्होंने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पीले रंग के गोल बीजों वाले मटर का संकरण झुर्रीदार हरे बीजों वाले मटर के साथ कराया। इस संकरण के फलस्वरूप सभी पौधों से प्राप्त सभी बीज जो एफ पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं पीले व गोल थे और ये दोनों लक्षण प्रभावी थी। स्पष्ट है कि दोनों लक्षणों के प्रभावी रूप उसी प्रकार एक पीढ़ी में प्रकट हुए जैसे कि वे अलग अलग एक संकर में थे। एक पीढ़ी के बीजों से उगे पौधों में स्वपरागन होने दिया गया। इस परागन के फलस्वरूप प्राप्त बीजों का अध्ययन करने पर पता चला कि ये 4 प्रकार के थे। 2 प्रकार तो मूल पीढ़ी के थे। इनके अतिरिक्त 2 और प्रकार के बीज पाए गए, पीले, झुर्रीदार व हरे। इससे निष्कर्ष यह निकला कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराए जाते हैं तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। अब हम विचार करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विनिमय से आप क्या समझते हैं? विनिमय की क्रिया विधि का वर्णन करें। तो क्रॉसिंग ओवर को ही हम लोग विनिमय के नाम से जानते हैं। समजात क्रोमोसोम के मध्य क्रोमेटिड के खंडों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर की घटना की व्याख्या मॉर्गन ने ड्रोसोफिला यानी जिसको फल मक्खी कहते हैं पर अपने प्रयोगों के द्वारा की। यह प्रक्रिया मियोसिस के प्रोफेज 1 के दौरान घटित होती है जब समजात क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं। मॉर्गन ने अपने प्रयोग में पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण पूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया और फिर एफ संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। मॉर्गन ने देखा कि शरीर और आंखों के रंग को निर्धारित करने वाले जीन के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विनियोजित नहीं हुए तथा एफ का अनुपात 9:3:3:1 से काफी भिन्न मिला। मॉर्गन इस तथ्य से परिचित थे कि गुणों को निर्धारित करने वाले जीन्स क्रोमोसोम्स पर अवस्थित होते हैं। अपने प्रयोग के परिणामों में उन्होंने जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हुआ, जिसका कारण था कि दोनों जीनों के एक ही क्रोमोसोम पर अवस्थित होना। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता शब्द का प्रयोग किया। परिणाम में अजनकीय जीन संयोजनों का प्रकट होना क्रॉसिंग ओवर से संभव हो पाया, जिस दौरान कुछ कोशिकाओं में जीन के अलील का आदान प्रदान हुआ। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। उचित उदाहरणों के साथ
लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़े में व्यवस्थित रहते हैं। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा दोनों में एक जैसे होते हैं, जिन्हें अलिंग क्रोमोसोम या ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा भिन्न प्रकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़नुमा होता है, वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। उसके स्थान पर एक और एक्स क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, युग्मकों के निर्माण के समय और सूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इससे शुक्राणुओं या नर युग्मकों के दो प्रकार हो जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम सहित एवं वाई क्रोमोसोम सहित। यानी 50% नर युग्मकों में 22 ऑटोसोम एवं लिंग क्रोमोसोम के रूप में एक क्रोमोसोम रहता है, तथा शेष 50% नर युग्मकों में 22 ऑटोसोम एवं लिंग क्रोमोसोम के रूप में एक वाई क्रोमोसोम रहता है। इस प्रकार का लिंग निर्धारण, जिसमें दो विभिन्न प्रकार के नर युग्मकों का निर्माण होता है, को नर विषम युग्मता कहते हैं। पक्षियों एवं कुछ अन्य जीवों में दो विभिन्न प्रकार के मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जो लिंग निर्धारण करते हैं। इस स्थिति को मादा विषम युग्मता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे हैं, सहलग्नता तथा सहलग्नता वर्ग क्या है, सहलग्नता का प्रभाव एवं इसकी महत्ता के बारे में लिखें। सहलग्नता को लिंकेज भी कहते हैं। लिंकेज एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित एक से अधिक जीन जो साथ साथ वंशानुगत होता है, लिंक्ड जीन कहलाते हैं, और यह घटना लिंकेज यानी सहलग्नता कहलाती है। लिंकेज समूह, लिंकेज ग्रुप रेखीय रूप से व्यवस्थित जीनों का समूह होता है जो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। लिंकेज समूह एक प्रकार के गुणसूत्र पर होता है। दो समजात गुणसूत्र जीन स्थिति की संख्या व्यवस्था में समान होते हैं, इसलिए ये समान प्रकार के लिंकेज समूह रखते हैं। यह लिंकेज समूहों की सीमाओं के रूप में जाना जाता है। एक जीवधारी में उपस्थित लिंकेज समूहों की कुल संख्या एक जीनोम में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के दो या द्विगुणित जीवधारियों में समजात युग्मकों की संख्या के बराबर होती है। यह मनुष्य में 23 गुणसूत्रों के 23 जोड़े, खाने जोग भर 7 यानी गुणसूत्रों के 7 जोड़े, मक्के में 10, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर में 4 होते हैं। लिंकेज समूह का आकार गुणसूत्र के आकार पर निर्भर करता है। छोटे गुणसूत्र छोटे लिंकेज समूह वाले होते हैं, जबकि लंबे गुणसूत्र लंबे लिंकेज समूह वाले होते हैं। लिंकेज समूह का महत्व पर विचार करें तो लिंकेज समूह में विनिमय की घटना दर्शाती है कि जीन गुणसूत्र पर स्थित हैं। ये जीवधारी की विशिष्ट प्रजातीय व परिवर्तन विश्लेषकों को बनाए रखते हैं। लिंकेज सुधरी हुई प्रजातियों के कारण उनके लक्षण लंबे तक बने रहते हैं। एक लिंकेज समूह विभिन्न प्रकार के विशेषकों, कुछ लाभदायक व कुछ हानिकारक को रखता है। दोनों को अलग करना कठिन होता है, इसलिए कुछ सुधरी हुई प्रजातियों में भी हानिकारक विशेषक बने रहते हैं। आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करें। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करें। तो आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत इस प्रकार से है, गुणसूत्र और जीन दोनों ही द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े में पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के युग्मीकरण के दौरान गुणसूत्र और जीन का पृथक्करण होता है। अतः प्रत्येक युग्मक प्रत्येक जोड़ा का केवल
एक ही गुणसूत्र प्राप्त करता है। गुणसूत्र और जीन निषेचन के बाद फिर से जोड़े में आ जाते हैं। जीव के जीवन चक्र के गुणसूत्र और जीन वैयक्तिकता एवं संरचना बनाए रखते हैं। इस सिद्धांत को सूटॉन और बोमरी ने स्वतंत्र रूप से 1902 में दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करते हैं। लिंग संलग्न वंशावली का उदाहरण के साथ वर्णन करें। जिन लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उनकी वंशावली को लिंग संलग्न वंशावली या आनुवंशिकता कहते हैं। हिसोफिल्सा और मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम का एक जोड़ा पाया जाता है। मादा में लिंग क्रोमोसोम XX एक समान होते हैं और युग्म की होमोमॉर्फिक कहते हैं, जबकि नर में लिंग क्रोमोसोम XY एक समान नहीं होते हैं। सामान्यतः मादा में क्रोमोसोम दंडाकार तथा पुरुष में क्रोमोसोम हुक के आकार का होता है, इसलिए उन्हें हम लोग हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। कीमेर में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, अतः इस पर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के जीन पाए जाते हैं। हालांकि कुछ जीन Y क्रोमोसोम पर भी पाए जाते हैं, अतः इसे हैलेंडिक जीन कहते हैं, जिसके हाइपरटिसोसिस होता है। हीमोफीलिया और रंग वर्णांधता सेक्स लिंग रोग के दो प्रमुख उदाहरण है, जो दोनों मनुष्य में होते हैं। हीमोफीलिया और रंग वर्णांधता सेक्स लिंग रोग के दो प्रमुख उदाहरण मनुष्य है। आइए सबसे पहले हीमोफीलिया के बारे में जानें। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, जिस रोग से मनुष्यों में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। इस रोग के चलते शरीर के किसी भी भाग के कटने से रक्त का प्रवाह अविरल होता रहता है। अगर किसी समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग वाहक स्त्री से होती है तो इन दोनों से उत्पन्न मादा संतानों में 50% समान और 50% हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होंगे। क्रोमोसोमीय विकार अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। क्रोमोसोमीय विकार से आप क्या समझते हैं? निम्नांकित गुणसूत्रीय विकार के कारणों और संबंधित असमानता के लक्षणों को लिखें। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो किसी जीव में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाले विकार को क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। डाउन सिंड्रोम, जब मनुष्य के 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसकी वजह से मंगोलिज्म नामक बीमारी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऐसे आनुवंशिक विकास वाले मनुष्यों में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम की संख्या होती है, अर्थात XXY क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति में मादा लक्षण भी प्रकट होते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ हो जाते हैं। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। इस विकार का कारण एक X क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की X0 स्थिति होती है। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्प विकसित रह जाती है। इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए DNA के द्विकुंडली संरचना का चित्रांकन करें। तो आप स्क्रीन के ऊपर DNA की द्विकुंडली संरचना को देख रहे हैं। इसके हम प्रमुख भागों का जैसे क्षारक युग्म, शर्करा फास्फेट श्रृंखला, गहरी खांच, कम गहरी खांच और सबकी जो है लंबाई की भी चर्चा कर दिए हैं। आप इस चित्र को देखकर चित्र बनाने का प्रयास करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, बहुरूपता, स्थानांतरण और जय सूचना विज्ञान। अनुलेखन के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। बहुरूपता की बात करते हैं। साधारण तौर से यदि एक वंशागति उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास व जाति उद्भवन में उपयुक्त बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के क्रम और अनुक्रम दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं। जैव सूचना विज्ञान। तो एचजीपी के विषय में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाना, जिसे जैव सूचना कहते हैं। डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। ये है आज का 10वां प्रश्न। तो डीएनए अंगुली छाप तकनीक का विकास एलेक जेफ्रीज द्वारा किया गया। उंगलियों के छाप से किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, उसी तरह से उनकी पहचान डीएनए से भी हो सकती है। इसे डीएनए अंगुली छापी या अंगुली छाप कहते हैं। व्यक्तियों में क्रियाशील जीनों में अंतर नहीं हो सकता है, जैसे इंसुलिन जीन या वृद्धि हार्मोन जीनों में। ये मिनी सैटेलाइट जो डीएनए में 7 से 12 धारकों का बारंबार क्रम है के आधार पर विभिन्न होते हैं। इसे मिनी सैटेलाइट को प्रवर्ती संख्या अनुक्रमक बारंबारता कहते हैं। ये भिन्न भिन्न तरह से गुणसूत्र पर संख्या या पद के अनुसार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए कुछ क्षारकों के युग्म के बाद भिन्न होता है। अतः यदि इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियोज से काटा जाए तो VNTR भिन्न भिन्न डीएनए खंडों के साथ चले जाते हैं। ध्यान रहे VNTR नहीं कटना चाहिए। जैसे डीएनए खंडों की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही इन्हें जेल में फैलाया जाता है। VNTR प्रोब से संकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्व-विकिरण चित्र में विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। ये पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती हैं। किसी जुड़वा को छोड़कर जनसंख्या के किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से भिन्न पट्टियां होती है। न्यायालय में प्रयोग के अतिरिक्त इसका जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में काफ़ी महत्व है। अब आइए एक और पॉइंट आपको बताते हैं। यह अपराधियों को पहचानने में मदद करता है। इस प्रक्रिया से बलात्कारियों को भी शुक्राणु से प्राप्त डीएनए के द्वारा फिर उसका मिलान करके पहचाना जाता है। मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे को तैयार करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी है। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधियों को पहचानने में हो सकता है। इसमें किसी बलात्कारी व्यक्ति के शुक्राणु का डीएनए करके ये कन्फर्म किया जा सकता है कि वही बलात्कारी है क्या या उसके जगह पर कोई और है। मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे तैयार करके भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है और उंगली छापी के द्वारा सही व्यक्ति की पहचान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करें अथवा डीएनए का एक विस्तृत आरेख बनाकर उसे सही रूप में नामांकित करें। तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीए अणु की एक कुंडलित या डबल हेलिक्स रचना को प्रस्तावित किया। इसके अनुसार डीएनए हजारों इकाई मोनोमेयर से बना होता है। डीएनए अणु न्यूक्लियोटाइड के 2 लंबे सर्पिल धागों से बना होता है। फलस्वरूप गहरा तथा छिछला गड्ढा
स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक घेरा की लंबाई 3.4 है तथा 10 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अणु की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अतिरिक्त इसके मॉडल से ही डीएनए के डुप्लीकेशन की भी प्रक्रिया स्पष्ट होती है। इकाई मोनोमेयर को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड की रचना निम्न प्रकार से होती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। अब आइए डीएनए का महत्व क्या है। तो ये जीन के रूप में पैतृक गुणों का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य संचालक है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा डीएनए के खंड को एक प्राणी कोशिका से अलग करके दूसरे प्राणी कोशिका डीएनए में प्रतिरोपित करने से आनुवंशिक रोगों का निदान संभव हो सका है। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक कोड क्या है या जेनेटिक कोड क्या है, इसके गुणों का वर्णन कीजिए। तो जेनेटिक कोड प्रोटीन संश्लेषण के दौरान सर्वप्रथम डीएनए अनुलेखन की प्रक्रिया से आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए तत्पश्चात स्थानांतरण की प्रक्रिया से प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है। इस प्रकार आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से अमीनो अम्ल के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती हैं, जिससे न्यूक्लियोटाइडों का क्रम अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करता है। डीएनए में मौजूद 4 प्रकार के क्षारों में 3 क्षारों के समूह से एक अमीनो अम्ल के लिए जेनेटिक कोड बनता है। इस प्रकार सभी 20 अमीनो अम्ल के लिए कुल 64 कोड्स बनते हैं। 3 जेनेटिक कोड्स किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कूट लेखन नहीं करते हैं। जेनेटिक कोड्स के गुण अथवा विशेषता निम्नलिखित है। जेनेटिक कोड्स त्रिक होते हैं। सभी 20 अमीनो अम्ल का कूट लेखन 61 कोड्स करते हैं और बाकी 3 कोड्स रोध कोड के रूप में कार्य करते हैं तथा किसी भी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं। प्रत्येक कोड एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। कुछ अमीनो अम्ल के कूट लेखन एक से अधिक कोड्स द्वारा होते हैं। कोड्स दूत आरएनए में लगातार बिना रुके पड़े रहते हैं। कोड्स जीवाणु से लेकर मनुष्यों में अपरिवर्तित रहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, वर्णन कीजिए। अथवा पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक विभिन्न तकनीकी साधनों की विवरणी प्रस्तुत करें। ये आपका प्रश्न है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में 3 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। पहला है डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर नई डीएनए श्रृंखलाएं जोड़कर यदि हम एक डीएनए के सिरे पर कुछ क्षारक जैसे टी 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 जोड़ दें तथा दूसरे डीएनए के सिरे पर इसके संयुग्मित क्षारक ए ए ए ए ए ए जोड़ दें और फिर इन दोनों प्रकार के डीएनए को मिलाएं तो नई लड़ियाँ आपस में एच बॉन्ड बनाकर 2 भिन्न डीएनए अणुओं को संयुक्त कर देंगी। इस कार्य के लिए विशेष एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसे टर्मिनल ट्रांसफरेज कहते हैं। अनजुड़े स्थानों को डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा भर देते हैं। दूसरी विधि है कि नियंत्रण एंजाइमों की सहायता से इस विधि में संयुग्मित क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर संकरित डीएनए का निर्माण करते हैं, परंतु इस विधि में एक विशेष एंजाइम नियंत्रण एंजाइम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के लगभग 100 एंजाइम अब उपलब्ध हैं। ये एंजाइम चाकू की तरह कार्य करते हैं तथा डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों पर इस प्रकार से काट देते हैं कि वांछित जीनों वाले खंड प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब हम 14वें प्रश्न पर विचार करते हैं। 2 उदाहरण से सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है। तो डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है। इसके 2 उदाहरण इस प्रकार है। ग्रिफिन ने निमोनिया रोग के जनक जीवाणुओं निमिकोकाई को गर्म करके निर्जीव किया, जिसमें इनमें न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त सभी अन्य पदार्थ निष्क्रिय हो गए। फिर उन्होंने इन निर्जीव जीवाणुओं तथा निमिकोकाई की ही एक अरोगजनक किस्म के जीवित जीवाणुओं को साथ साथ चूहों में प्रवेशित करा दिया।
शीघ्र ही चूहे निमोनिया रोग के कारण मर गए, क्योंकि निर्जीव रोगजनक जीवाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल ने सजीव और रोगजनक के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करके इन्हें रोगजनक जीवाणुओं में बदल दिया। दूसरा स्टेप ये लिया कि हर्शे तथा चेज ने रेडियोधर्मी अनुरंजक तकनीक द्वारा पता लगाया कि ई कोलाई नामक जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस का केवल सूत्र ही जीवाणु में घुसकर वायरस का प्रचुरोद्भवन करवाता है। वायरस का प्रोटीन खोल जीवाणु के बाहर ही रह जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि प्रोटीन्स नहीं वरन डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये दो उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, टीआरएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो अंतरण आरएनए अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। अंतरण आरएनए में एक प्रति प्रकूट एंटीकोडॉन फंदा होता है, जिससे कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। वह इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार छोर होता है, जिसे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होते हैं। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है, जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है। उपर्युक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना दर्शाई गई है, जो तिपतिया की पत्ती जैसी दिखाई देती है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है, जो उल्टे एल की तरह दिखाई देते हैं। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जलीय जीवों के अनुकूलन का वर्णन करें। वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। जलीय जीवों के अनुकूलन को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जलीय पौधों और जलीय जंतुओं। एक तरफ हमने जलीय पौधों का अनुकूलन दिया है और दूसरे तरफ जलीय जंतुओं का अनुकूलन दिया है। आप देखिए पहले जलीय पादपों में क्या अनुकूलन होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 पर विचार करते हैं। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जलीय जीवों के अनुकूलन का वर्णन करें। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। जलीय जीवों के अनुकूलन को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, जलीय पादपों में अनुकूलन और जलीय जंतुओं में अनुकूलन। पहले विचार करते हैं जलीय पादपों में अनुकूलन पर। तो जलीय पौधों या जलीय पादपों का तना स्पंजी होता है। इनका जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। पत्तियां चौड़ी होती हैं और पत्तियों पर चिकनी परत पाई जाती है। बात करते हैं जलीय जंतुओं में अनुकूलन की। तो इनका शरीर धारारेखीय होता है। सांस लेने के लिए गिल्स या गल्फर पाए जाते हैं। तैरने के लिए पैडल या पूंछ पर होता है। त्वचा पर सल्क पाया जाता है। अनुकूली विकिरण क्या है? उचित उदाहरण देकर समझाएं। यह है हमारा आज का 17वां प्रश्न। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण के नाम से जाना जाता है। इसको एक बार और समझिए। मान लीजिए कि कोई खास एक भौगोलिक क्षेत्र है, भूखंड है, जहाँ पर का भौगोलिक वातावरण एक जैसा है। वहाँ से विकास की कोई प्रक्रिया शुरू हुई और वह दूसरे भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होकर पहुँच गई, तो इस घटना को हम लोग अनुकूली विकिरण के नाम से
जानते हैं। डार्विन की फिंच, डार्विन एक चिड़िया थी जिसका नाम था फिंच, उसके द्वारा जो उन्होंने इसको समझाया, इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप गए थे, जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया ने विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती हैं। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था, वे सभी उसी द्वीप में विकसित हुई थी। मूलतः बीज भक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई, और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इस कीट भक्षी एवं शाकाहारी फिंच उसको बना दिया। यानी कि एक ही चिड़िया दो तरह की बन गई, कुछ कीट भक्षी हो गई और कुछ शाकाहारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव का उद्भव एवं विकास के बारे में वर्णन करें। तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोफिथिकस तथा रामाफिथिकस नामक नर बानर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथिकस अधिक मनुष्यों जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथिकस वनमानुष जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानवों जैसी प्राप्त हुई है। ये जीवाश्म विशिष्टताएं दर्शाते हैं जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती हैं कि 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर बानरगण पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, लेकिन वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रालोपिथेकसिन यानी आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे। खोजी गई अस्थियों में से अस्थियां बहुत भिन्न थी। इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलिस कहा गया। उसकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। यह चरण था होमो इरेक्टस, जो 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। निएंडरटाल मानव 14वीं सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए थे। निएंडरटाल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी और मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सैपियंस मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला। इसके बाद वह विभिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जैव विकास के संदर्भ में लैमार्क का मत क्या है? तो लैमार्क ने 1809 में एक पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक
नाम से प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध सिद्धांत की घोषणा की। लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत क्या है। तो लैमार्क का सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। वातावरण का सीधा प्रभाव, प्रत्येक प्राणी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना स्वभाव में परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि पौधों पर यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जबकि प्राणियों पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पड़ता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अंगों के कम या अधिक प्रयोग का भी प्रभाव पड़ता है। किसी अंग का निरंतर उपयोग उस अंग को शक्तिशाली तथा अधिक क्रियाशील बनाता है, जबकि कम उपयोग के कारण अंगों की वृद्धि रुक जाती है तथा उनका ह्रास होने लगता है। ये अंग अवशोषी अंग के रूप में रह जाते हैं या लुप्त भी होने लगते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क का अनुमान था कि कोई भी प्राणी अपने जीवन काल में जितने भी गुण अर्जित करता है, वे सभी उसकी आने वाली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों को उपार्जित लक्षण तथा इनके संतान में पहुंचने की क्रिया को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। यदि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का क्रम अधिक समय तक चलता रहे तथा संतानों में भी नवीन परिवर्तन होते रहें, तो अंत में जीवों में ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जिनसे जीव अपने पूर्वजों से संपूर्ण रूप से भिन्न हो जाएंगे। इस प्रकार नई जाति का निर्माण हो जाता है। आइए आज के अंतिम प्रश्न यानी 20वें प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, जिसका वर्णन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक में है। इस सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित। जीवों की संख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि साधनों में वृद्धि समानांतर श्रेणी में होती है। इसलिए जीवों को जीने के लिए अगल बगल के जीवों तथा वातावरण दोनों से संघर्ष करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, यहाँ गुणोत्तर श्रेणी और समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है। यानी कि जीव 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से बढ़ते हैं, जबकि जीने के जो साधन है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते हैं। इस कारण से जीवों की संख्या के हिसाब से साधनों का हमेशा अभाव होता है। इस कारण से जीव को अपने अगल बगल के जीव के साथ या वातावरण के साथ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो जीव पर्यावरण के अनुकूल और विशिष्ट होते हैं, वे तो अपने अस्तित्व को बचा पाते हैं, और जो जीव इस संघर्ष में असफल हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बदलते पर्यावरण के साथ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवों में होने वाले परिवर्तन के कारण नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यही डार्विन के सिद्धांत की 4 मुख्य बातें हैं। इसको एक बार और सुन लीजिए कि जीवों की संख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि साधनों में वृद्धि समानांतर श्रेणी में होती है। इसलिए जीवों को जीने के लिए अगल बगल के जीवों तथा वातावरण दोनों से संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, जो जीव पर्यावरण के अनुकूल और विशिष्ट होते हैं, वे अपने अस्तित्व को बचा लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो जीव इस संघर्ष में असफल हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और चौथा पॉइंट है कि बदलते पर्यावरण के साथ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवों में होने वाले परिवर्तन के कारण नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग और हाइलाइट्स
यूनिट 3 से फिर 4 वीडियो हम लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।